नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के उत्पादन के बारे में। साल दर साल गेहूं का उत्पादन क्यों कम हो रहा है और साल 2026 में ऐसा क्या हुआ कि गेहूं का उत्पादन बहुत ही कम हो गया है। मित्रों, मैं लगातार किसानों से टच में रहता हूं और पिछले 6 से 7 सालों में जब भी मार्च का महीना आता है, गेहूँ की हार्वेस्टिंग होती है, मैं जब भी किसानों से बात करता हूँ तो मुझे एक ही बात कॉमन सुनने को मिलती है कि गेहूँ का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, गेहूँ बहुत कम बैठक ले रहा है, गेहूँ का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी विचार किया कि हम ऐसा उत्पादन क्यों नहीं ले पा रहे जो हम पहले ले पाते थे, या ऐसी गलतियां हम क्या कर रहे हैं? तो मित्रों, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि गेहूं की फसल में जो आम गलतियां हमारे किसान मित्र करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहली गलती है, जहां तक मुझे लगता है, वो है इनइक्विलिटी। इनइक्विलिटी का मतलब होता है असमानता। यानी गेहूं की फसल को जो बाकी की फसल है, हमारी चने की फसल, मूंग की फसल या बाकी अपनी सोयाबीन की फसल, उसके जितना इक्वल नहीं मानते। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए घर में एक किसान के या एक इंसान के 4 बेटे हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है वो कंसिस्टेंट रेगुलर काम करता है, साल के 365 दिन काम पर जाता है और 365 दिन वो नॉर्मल कमाई ला के देता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और जिससे वो घर खर्चा अच्छे से चलता था। बाकी के उनके 3 बेटे और हैं। वो तीनों बेटे कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेते थे, कभी ज़्यादा इनकम ला के देते थे, और कभी बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, और कभी कभी तो उल्टा घर वालों से पैसा ले लेते थे कि हमको हमारे खर्चे पानी के पैसे दे दीजिए। फिर भी जो किसान थे या उसकी फैमिली थी, वो बड़े बेटे को सबसे कम दुलार से या लाड़ प्यार से रखती थी। छोटे जो 3 बच्चे थे उनको हमेशा अच्छा खाना मिलता था, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता था, या उनको हमेशा अच्छे से काजू बादाम, या एक एग्जाम्पल का तो समझ सकते हैं हम कि उनको एक गाजर का हलवा बनाया तो उन तीनों बच्चों को खिलाया है, उस बड़े बेटे को नहीं खिलाया है। ऐसा नहीं कि बड़े बेटे से प्यार नहीं करते, तो इसलिए नहीं खिलाते थे कि बड़े बेटे को जरूरत नहीं है, बड़ा बेटा अच्छा हष्ट-पुष्ट है, वो रेगुलर काम करता है। साल बीतते गए, वक्त बीतता गया, ऐसा हुआ कि जो बड़ा बेटा था वैसा नहीं रहा, अब वो फिजिकली कमजोर हो गया है। अब वो फिजिकली उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है जितनी उनसे उम्मीद करते थे, या उतनी इनकम वो घर पे नहीं दे पा रहा था। आप मुझे बताइए, क्या बड़े बेटे का अधिकार नहीं था उन ड्राई फ्रूट्स पे, उन काजू बादाम पे, या उस हलवे पे जो बाकी के 3 बेटों को खिलाया गया? एग्जैक्टली था। और हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि गेहूं की फसल आपका वही बड़ा बेटा है जिसको हम जनरली किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट हम देने से अवॉइड करते हैं, या किसी प्रकार की फंगीसाइड देने से अवॉइड करते हैं। और बाकी के जो 3 बेटे हैं वो आपके सोयाबीन की फसल हो गई, या आपके चने की फसल हो गई, या आपकी अलसी की फसल हो गई, या ईटीसी जो भी आप फसल बोते हो, यानी बाकी की जितनी फसल है, आप जितनी फसल बोते हो उन पे आप सारे न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हो, आप उनके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करते हो। बट जब बात आती है गेहूं की फसल की, तो हम उस पर किसी प्रकार का लाड़ प्यार नहीं करते, किसी प्रकार का स्प्रे नहीं करते। आप मुझे बताइए, क्या गेहूं की फसल ने मना किया है कि आप मेरे ऊपर मैग्नीज का स्प्रे ना करिए? क्या गेहूं की फसल ने मना किया है कि आप मुझे जिंक ना दीजिए? क्या गेहूं ने मना किया कि आप हमारे ऊपर आयरन की कमी रखिए? बट हम ऐसा रखते हैं, और यही एक सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है। न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण गेहूं उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाता। दूसरा जो मेन रीजन लगता है वो ये है कि पिछले 150 सालों में, पिछले 125 सालों में, यानी 1901 से लेके 2025 तक, अगर हम फरवरी का एवरेज टेम्परेचर देखें तो 2023 की फरवरी रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर पर रही है। यानी 2023 की फरवरी का महीना का जो एवरेज टेम्परेचर, जो औसत तापमान था, वो पिछले 125 साल में सबसे ज़्यादा हाई था। यानी 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। और ऐसे वक्त पे जब फरवरी का महीना होता है, गेहूं की फसल खड़ी रहती है, तब वहाँ पर उसकी जो बालियाँ होती है उसमें दाना, ग्रेन फिलिंग का समय होता है, दाना भरने की अवस्था होती है, दाना दुधिया अवस्था में रहता है। और ऐसे वक्त में जो हाई टेम्परेचर होता है, कहीं ना कहीं गेहूं के प्रोडक्शन को ड्रॉप कर देता है, एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। तो उस हाई टेम्परेचर को हम कैसे कंट्रोल करें? और साल 2026 की फरवरी भी काफ़ी हद तक 2023 जैसी है। अभी आईएमडी का डाटा आया नहीं है, जैसे आईएमडी का डाटा आता है आप सुनेंगे कि 2026 की फरवरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अब बात ये आती है कि सर हम उस फरवरी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करें? ऑफकोर्स नोट, हम नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में एनवायरनमेंट नहीं है, बट हमारे हाथ में हम खुद तो है ना। आप सोचिए, अगर हमको गर्मी लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम हमारे घर में कूलर चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे, फैन चालू करेंगे। अगर हमको ठंड में ठंड लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम स्वेटर वगैरह या जैकेट पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे। एग्जैक्टली हमको यही करना है
जब हम फरवरी के महीने में हमारी फसल को देखते हैं और हमको ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है या कहीं ना कहीं हमारी फसल को इस टेम्परेचर के थ्रू हमारी गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे वक्त पे हमको एक ऐसा न्यूट्रिएंट गेहूं की फसल में डालना चाहिए जो उसका टेम्परेचर डाउन कर दे, जिससे ग्रेन फिलिंग अच्छे से होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक दाना भराएगा और दाने का पकने की अवस्था अच्छी होगी। हम यही गलती उस वक्त करते हैं, काफ़ी दिन तक हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि हमारा गेहूं तो पक जाएगा और प्रोडक्शन जितना होना उतना हो जाएगा। तो हमारा सेकंड ये रीज़न लगता है मुझे कि इसमें किसान मित्रों को ध्यान देना चाहिए कि जो फरवरी का महीना होता है वो हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी जो गलती किसान मित्र करते हैं वो ये करते हैं कि इनबैलेंस फर्टिलाइजर डाल देते हैं, यानी एक्सेस डीएपी डाल दिया, एक्सेस यूरिया डाल दिया, बाकी आयरन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनको हम नहीं पहचानते, हम डालते भी नहीं गेहूं में। हम ये सोचते हैं कि गेहूं में क्यों डालें। तो मित्रों, जब हम फर्टिलाइजर को प्रॉपर बैलेंस फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं जमीन का पीएच बिगड़ेगा और हमारे गेहूं का प्रोडक्शन डाउन होगा। तो ये 3 मेजर रीजन है मित्रों जिसके कारण हमारे गेहूं की फसल का उत्पादन हमको साल दर साल कम देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई है हमारे उत्पादन की, बट एक डाउट ये भी आता है कि सर हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे से हमको क्या फ़ायदा। मेन हम ये बताते हैं, आप इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए आपके घर में आज एक गाजर का हलवा बनाया जाता है और गाजर के हलवे में जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है गाजर, जिसका हम कद्दूकस करते हैं, एक चाहिए होती है घी और एक चाहिए होता है शुगर। यानी 3 चीज़ भी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम हमारे गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो हमने एक गाजर का हलवा ऐसा बनाया जिसमें हमने सिर्फ घी डाला, चीनी डाली और गाजर डाली और कुछ भी नहीं डाला, और साथ में हमने एक और ऐसा हलवा बनाया जिसके अंदर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, उसमें हमने काजू भी डाले, बादाम भी डाले, किशमिश भी डाले, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले। आप खुद सोचिए, एक प्लेट में वो हलवा है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है या सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और एक प्लेट में वो हलवा है जिसके अंदर सिर्फ घी है, गाजर है और चीनी है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा वाला हलवा जो है वो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। ऑफ कोर्स जिसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। तो मेरा किसान मित्रों से यही कहना है कि जिन गेहूं की फसल को, जिस गेहूं को आप साल भर खाते हो, यानी 365 दिन आप गेहूं खाते हो, 365 दिन आप गेहूं की रोटी खाते हो, साल में दिन में 2 बार खाते हो, आपने उसको सारे न्यूट्रिएंट दिए नहीं दिए। यानी आप अगर उसके ऊपर जिंक डालते, आप गेहूं के ऊपर जिंक का स्प्रे करते, मैग्नीशियम का स्प्रे करते, मैग्नीज डालते, कैल्शियम डालते, सल्फर डालते, आयरन डालते, ये सारे न्यूट्रिशन आपके उस गेहूं के अंदर भी होते हैं। और जब ये गेहूं के अंदर होते तो कहीं ना कहीं ये हमको हमारे रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में होते, यानी हम जो डेली खाना कंज्यूम करते हैं वो हम खाते हैं। मित्रों बात समझिए, वही गेहूं जो हम पैदा कर रहे हैं वही गेहूं बेचते भी है और वही गेहूं हम खाते भी है। यानी हम मार्केट से ऐसा गेहूं परचेस करके नहीं ला रहे जिसके अंदर सारा न्यूट्रिशन है, और जो गेहूं हम पैदा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर अंडर वैल्यूड न्यूट्रिशन पाया जाता है। यानी हमारे अंदर हो सकता है अगर उसकी वैल्यूएशन चेक की जाए, उसकी न्यूट्रिशन चेक करा जाए तो काफ़ी हद तक कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो मेरा किसान मित्रों से यही निवेदन है कि जब आप गेहूं की फसल उगाते हैं या गेहूं की फसल लगाते हैं तो आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाएगा तो वही खाना हम भी कंज्यूम करेंगे और हमारे देशवासियों को, हमारे प्यारे मित्रों को भी जब वो खाना खिलाएंगे तो हमको भी अपने आप में प्राउड फील होगा। उम्मीद है मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।